जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम अमन रिज़वी को सुनने वालों को अमन रिज़वी का सतरंगा सलाम। अगर कोई है तो प्लीज़ आएँ, मुझे ज्वाइन करें। जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है, कुछ ना कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन। अगर कोई है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी आएँ, मुझे ज्वाइन करें और लगातार इस पोस्ट को शेयर करते रहें। आज बहुत अहम टॉपिक हैं, बहुत अहम मालूमात है और अगर आप इसी वक्त हाथ के हाथ इसको शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह ये जो पोस्ट है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएगी, मेरी आवाज़ ज़्यादा लोगों के पास पहुँच पाएगी और वो इस न्यूज़ को ज़्यादा फॉरवर्ड कर पाएंगे। आज की न्यूज़ ऐसी है कि जो एक तरह से मुस्लिम समाज के ऊपर सेंध है, एक तरह से ये न्यूज़ ऐसी है कि जो आपको अवेयर करने के लिए मैं लगातार आपको फेसबुक पर आकर बताती हूँ और मैं लगातार आपसे ये भी कहती हूँ कि मैं अमन रिज़वी जो फेसबुक पर आती हूँ ये मेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिदमत है आप लोगों के लिए। मेरा फेसबुक लाइव जो मैं आती हूँ इससे मुझे कुछ नहीं मिलता, ना मुझे इससे कोई फ़ायदा है। हाँ, मुझे बस ये फ़ायदा है कि मैं आप लोगों तक वो बातें पहुँचा देती हूँ जो कोई स्ट्रीम मीडिया, जो कोई पप्पू मीडिया, जो कोई पप्पू मैनेजमेंट आप तक नहीं पहुँचा पाता है। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट ये है कि कल जो है मुजफ्फरनगर यूपी में एक जगह पड़ती है खतौली, बहुत छोटा सा एरिया है जिसका नाम है खतौली। अगर आपने फुलत का नाम सुना हो, अगर आपने मौलाना उनका कलीमुद्दीन सिद्दीकी का नाम सुना हो जो फुलत के पास रहते हैं, ये बिल्कुल फुलत के पास एक जगह पड़ती है जिसका नाम है खतौली। तो खतौली की कल एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया। खतौली की एक मस्जिद थी उसको भी शहीद कर दिया गया और वही वजह बताई गई जो आपको याद होगा कि अभी बाराबंकी में 100 साल पुरानी मस्जिद को इन्होंने दादागिरी से शहीद कर दिया था। वहाँ भी इन्होंने मुजफ्फरनगर में जो खतौली के पास मस्जिद शहीद करी है उसको भी इन्होंने यही बताया कि नहीं भाई ये इल्लीगल जगह पर बनी हुई थी। तो सवाल ये उठता है कि पूरे भारत में क्या यहाँ की पुलिस को, क्या यहाँ के शासन को, क्या यहाँ के प्रशासन के पास काम करने के लिए कुछ नहीं बचा? बस ये रात के अंधेरे में एक भीड़ लेकर जाते हैं, पूरा पप्पू मैनेजमेंट चला जाता है। जितने जाफरानी वायरस है ये चले जाते हैं, कहीं भी मुसलमानों का कोई भी धर्म स्थल देखते हैं, मस्जिद देखते हैं, कुछ भी देखते हैं उसको शहीद कर डालते हैं और टैग कर देते हैं नहीं भाई ये इल्लीगल थी। हद जब हो जाती है जब उस मस्जिद के पेपर शो करते हुए वहां के लोग नजर आते हैं, पूरा दिखाते हैं कि लखनऊ वक्फ बोर्ड के थ्रू वहां के पूरे पेपर दिखाए जाते हैं कि देखो ये मस्जिद लीगल जगह पर थी और हमारे पास पेपर थे। उसके बावजूद यूपी मैनेजमेंट में, अभी आपको पता है कि यूपी में 8 महीने बाद इलेक्शन होने हैं, दिल्ली में 8 महीने बाद इलेक्शन होने हैं और यहाँ की सरकारों के पास करने को कुछ नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, दुनिया को दिखाने के लिए इनके पास कोई काम नहीं है और दुनिया इन पर थूक रही है। दुनिया ये कह रही है कि वेयर इज इंडियन गवर्नमेंट, सरकार कहाँ गायब है, सरकार कहाँ गायब हो गई, सरकार को किसने किडनैप कर लिया। ये इस तरह की न्यूज़ इंटरनेशनल मीडिया पर चल रही है कि भारत में जिस तरह तबाहियां आ रही, भारत में जिस तरह लोगों को मारा जा रहा है, 5G टावर को दादागिरी से इंस्टॉल करा जा रहा है, कोरोना की आड़ में आप लोगों को मार दिया गया, फिर आप लोगों को ना ऑक्सीजन दिया गया, ना आपको हॉस्पिटल में जगह मिली, ना आपको दवा दी गई और उसके बावजूद फिर जब आपके पास चिता जलाने के मेरे हिंदू नॉन मुस्लिम भाइयों के पास पैसे नहीं हुए तो उनको जो रेत में उन्होंने गाड़ा तो वहां से भी सरकार ने रेते में से भी उनके कफन खसोटी शुरू कर दी, क्योंकि सैटेलाइट पिक्चर दिखा रही थी कि ऑरेंज जो है ये वो समाधियां हैं जिनको मुख अग्नि मिलनी थी। लेकिन सरकार की लापरवाही से, सरकार की दरिंदगी की वजह से, सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से, सरकार की बेरुखी की वजह से ये लोग जिनको पूरे रीति रिवाज से उनका हक था, उनका समाज, उनका मजहब इस बात की इजाजत देता था कि उनको मुख अग्नि मिलनी चाहिए थी और वो मजबूर हो गए कि वो रेतों में अपने बंदों को गाड़ कर आ गए। जब इस वाली बात का इंटरनेशनल खुलासा हुआ तो यूपी गवर्नमेंट के जो एकदम से उनके करंट लगा, तो उनके ये करंट नहीं लगा कि हम वहां पर सामूहिक चिताएं जला दें, हम लकड़ी का अरेंज करें। नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा, उल्टा उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने पप्पू मैनेजमेंट बनाया और उन पप्पू मैनेजमेंट में तमाम नारंगी वायरस की टीम शामिल करी गई और उनसे कहा जाओ वो जितनी भी लाशें लाखों की तादाद में सैटेलाइट पिक्चर में नजर आ रही हैं तमाम की चादरें नोच लो, खसोट लो ताकि सैटेलाइट से सिर्फ रेते की पिक्चर आए।
तो इस तरह के हालात चल रहे हैं। 8 महीने बाद इलेक्शन है, इनके पास कोई एजेंडा है नहीं। एजेंडे के लिए इनको सबसे इजी चुग्गा जो मिलता है वो मुसलमान समाज मिलता है और ये मुसलमानों पे जुल्म करना शुरू कर देते हैं। और अभी आप 15 दिन से देखिए लगातार 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 मुस्लिम समाज की मॉब लिंचिंग करी जा रही है। आप मेवात में देखिए, आप उन्नाव में देखिए, आप मुरादाबाद में देखिए, आप और जगह नहीं तो आप ये भी देखिए जहां ये मॉब लिंचिंग कर सकते हैं वहां मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, जहां ये गोलियों का टेरर दिखा सकते हैं। तो इस वक्त मुस्लिम बहुबली इलाकों में भी ये गोलियों चलवा के एक टेरर पैदा कर रहे हैं। उसका सबूत जाफराबाद है। अभी 4 दिन पहले जाफराबाद में गोलाबारी दागी गई, अभी 5 दिन पहले ओखला में फायर किया गया। तो मतलब एक दहशत की राजनीति ये आपके साथ करना चाहते हैं और ये पप्पू मैनेजमेंट को दिखाना चाहते हैं, ये पप्पू भक्तों को दिखाना चाहते हैं कि देखो हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे और हमारा काम उस पर शुरू हो गया है। क्योंकि 8 महीने बाद इलेक्शन है, अभी ये मारम पीटी करेंगे तो इन लोगों के दिमाग में करंट रहेगा और इनके याद रहेगा हाँ भाई हमारे जो पप्पू प्रधान है, हमारे जो भगवान नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, वो हमें हिंदू राष्ट्र वाकई में ही देंगे। और उसके लिए उन्होंने काम शुरू कर दिया, उन्होंने मस्जिदों को शहीद करना शुरू कर दिया, उन्होंने मुस्लिम समाज की मॉब लिंचिंग करनी शुरू कर दी। और ये हमारी बदनसीबी है कि हमारे समाज के मजहबी ठेकेदार मुंह में गम लगाकर बॉन्ड लगाकर दही जमाकर बैठे, वो कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, वो आराम से बैठे, वो सरकार के अगले नोटिस का, सरकार की तरफ से मिलने वाली अगली पेटियों का इंतजार कर रहे हैं। और भारत में जो हमारे ठेकेदार बनते हैं और अल्लाह ताला का ऑफिस खोल के बैठने का दावा करते हैं जिसका नाम है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो हमारे लिए सिंगल कोई आवाज नहीं उठाता है। तो खतौली में एक मस्जिद शहीद होना बहुत बड़ी बात है और वो भी मस्जिद ऐसी शहीद होना जिसके पेपर मौजूद हैं और वहां पर लोग आराम से देख रहे हैं, कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। सारे पुलिस वाले आते हैं और जो कुछ भगवादारी आते हैं, जो पप्पू मैनेजमेंट के पप्पू भक्त आते हैं, वो तमाम के तमाम जाफरानी वायरस जाफरानी टी शर्ट पहने हुए होते हैं। अभी बाराबंकी, अभी खतौली, और देखते जाइए आगे आगे क्या होता है, कौन कौन सी मस्जिदों को टारगेट करा जाता है, कौन कौन से मुसलमान भाइयों को टारगेट भी करा जाता है, मॉब लिंचिंग भी करी जाती है। ये समाज को एक मैसेज देते हैं कि देखो भाई हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। पहले तो ये बेवकूफ़ बना के दलितों को, आदिवासियों को ये अफीम चटाते हैं कि तुम हिंदू हो और हिंदू काउंट करके इनको अपनी आबादी में सर्कुलेट कर देते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं कि देखो भारत में इतने इतने % हिंदू हैं और इतने इतने % मुसलमान हैं। और फिर इनसे कहा जाता है कि देखो हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। फिर ये मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करते हैं, उनकी मस्जिदों पर अटैक करते हैं, मुसलमान समाज को लगातार ये टीज करते हैं, आयरोनी करते हैं, कभी उन्हें हलाला, कभी उनको सलाला, कभी उनको जिहादी करके एक तरह के इनके बहुत सारे पोर्टल चल रहे हैं। किसी का नाम मैं हिंदू हूँ, किसी का नाम मैं सनातनी ग्रुप्स हूँ, किसी का नाम है मैं भारतीय हूँ, मतलब ऐसे ऐसे इन्होंने बहुत सारे पेज, बहुत सारे इंस्टा पेज, बहुत सारे फेसबुक पेज, बहुत सारे ट्विटर अकाउंट बना रखे जहाँ पर इनके जो जितने भी पप्पू मैनेजमेंट वाले बैठे हुए, ये जाफरानी जितने वायरस हैं, वहाँ पर ये मुसलमानों के खिलाफ लगातार आवाज़ें उठाते हैं। हद तो यहाँ हो गई कि अभी यूपी में ही एक बंदे को इस बात के लिए मारने की कोशिश करी गई, मॉब लिंचिंग करने की कोशिश करी गई, जो कि दलित था, क्योंकि उसने मूछें रख रखी थी। मूछ से भी इनको प्रॉब्लम हो गई, मूछ से इनकी पूंछ में प्रॉब्लम हो गई और इन्होंने कहा या तो मूछ कटवा, नहीं तो हम तेरी मॉब लिंचिंग कर देंगे। जब उसने मूछ काटने को मना कर दिया तो उसका सर फाड़ दिया गया, उसको बुरी तरह बर्बरता से मारा गया। तो ये भारत किस दिशा में जा रहा है यह आपको नजर आ रहा है। अभी हम पैंडेमिक से नहीं जीत पाए, अभी हम इस बीमारी से नहीं निकल पाए, अभी हम इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं, फाइनेंशियली कमज़ोर हैं, हर तरह से कमज़ोर हैं और ऊपर से इनकी मॉब लिंचिंग और इलेक्शन की तैयारी ज़ोरों शोरों से शुरू हो गई है। ये सरकार गायब हो जाती है, जब इलेक्शन होती है तो बिलों से बाहर निकल कर आ जाते हैं और अपना नफरती एजेंडा लेके या आपके हाथ में गाय, गोबर, तीर, त्रिशूल, तलवार, मंदिर, मस्जिद पर राजनीति करते हैं, क्योंकि यही इनका एजेंडा होता है। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ लक्षद्वीप की तरफ। लक्षद्वीप एक बहुत खूबसूरत छोटा सा टापू है, छोटा सा एक प्यारा सा एक ऐसा आइसलैंड है जहाँ पर ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला का जो पूरा नज़ारा है, पूरा जन्नत का मंजर है। अगर जन्नत का ट्रायल लेना हो कि जन्नत किस तरह की रही होगी तो आप लक्षद्वीप को देख सकते हैं। आप लक्षद्वीप को गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं। तो लक्षद्वीप एक इतना खूबसूरत सा छोटा सा रकबा एक इलाका है जो भारत से काफ़ी दूर है, लेकिन उस पर भारत का होल्ड है, उस पर
भारत का वहां पर डोमिनेशन है। लक्षद्वीप एक ऐसी जगह है जिसका मात्र जो रकबा है, जो मात्र वो 32 किलोमीटर में वो वाक़ है, 32 किलोमीटर से ज़्यादा वो नहीं है। और वहाँ पर कुल आबादी जो है वो 80,000 लोगों की है। और वो जो 80,000 लोग हैं उसमें 99% जो है वो मुस्लिम समाज से आते हैं। वहाँ पर बहुत सारी मस्जिदें हैं, बहुत सारी तारीख़ी मस्जिदें हैं, बहुत सारे वहाँ मंदिर हैं, लेकिन आज तक वहाँ पर कोई ना तो दंगा हुआ। बड़े सिविलाइज लोग रहते हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग रहते हैं, लेकिन ये सरकार, क्योंकि सरकार तो है, अब आपको एजेंडा देने के चक्कर में इलेक्शन आने वाले और इन्होंने किसी भी तरह यूपी और दिल्ली को लूटना है, तो इन्होंने टोटल के टोटल अपने समाज को खुश करने के लिए, पप्पू भक्तों को खुश करने के लिए पप्पू प्रधान देश ने पूरा पप्पू मैनेजमेंट लगा दिया और कहा कि एक ऐसा इलाका ढूंढो जहां पर 99% मुसलमान रहते हो, क्योंकि हमने उसको कश्मीर बनाना है। तो उसके लिए इन्होंने लक्षद्वीप का चयन करा। लक्षद्वीप में मैं बता रही हूँ 80,000 लोग रहते हैं, जिसमें 99% लोग मुस्लिम समाज से आते हैं। वहां पर एक इस तरह का चलता है कि वहां पर जो IAS ऑफिसर होता है या IPS ऑफिसर होता है, वहां वो राजा वाला रोल प्ले करता है, पूरा उसका होल्ड होता है, लेकिन उसके लिए उसको IAS ऑफिसर या IPS ऑफिसर होना जरूरी है। और उसका जो नियुक्ति है, उसका जो तयन है, उसका जो तय करा जाता है, वो हमारे भारत के राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन दादागिरी इतनी चल रही है कि संविधान की इन्होंने खिल्लियां उड़ा रखी है, संविधान को इन्होंने अपने घर की रखैल बना रखा है, संविधान का लगातार ये लोग बलात्कार करते चले आ रहे हैं और इनको कहने सुनने वाला कोई सिंगल आदमी नहीं है जो इनको कहे कि तुमने संविधान को समझ क्या रखा है। कमाल की बात यह कि वहां पर अब जो नियुक्त करा गया है, वहां पर एक RSS का एजेंट, एक ऐसा पप्पू नियुक्त करा गया है जिसका नाम है प्रफुल्ल पटेल। ये वही प्रफुल्ल पटेल है जो गुजरात दंगों का मास्टरमाइंड था और मोदी जी के साथ चोंचे लड़ाकर ये तय करता था कहां पर कितने मुसलमानों को किस तरह मारा जाएगा। तो ये प्रफुल्ल पटेल को वहां जाकर पूरा होड़ दे दिया गया और इससे कहा जल्दी से जाकर जितने कानून हो सकते हैं सबको बदल डाल। तो इसने जाकर सबसे पहले जो अटैक करा वहां पर यह करा कि इसने वहां पर गोश्त पर बैन लगा दिया है, बीफ पर बैन लगा दिया कि अगर कोई भी मुसलमान बंदा गोश्त के साथ पकड़ा जाता है या गोश्त बनाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको 10 साल की कैद सुनाई जाएगी और 5 लाख का जुर्माना दिया जाएगा। कमाल की बात है, गोवा जो एक पिकनिक स्पॉट है, पिकनिक पॉइंट है, वहां पर जहां मुसलमान 1% नहीं रहते, वहां पर बीफ को बैन नहीं करा गया। लेकिन क्योंकि लक्षद्वीप में 99% मुसलमान रहते, यहां पर बीफ को बैन करके इतने कड़े कानून बना दिए गए कि अगर कोई मुसलमान गलती से गोश्त खाता पकड़ा गया तो उसको 10 साल की जेल हो जाएगी। कमाल की बात है ना ये। और इस वाली बात को मोदी मैनेजमेंट कुछ नहीं दिखा रहा, मोदी का गोद लिया हुआ पप्पू मीडिया कुछ नहीं दिखा रहा, पप्पू मैनेजमेंट बिल्कुल चुप बैठा हुआ है। वहां के लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं और यही वजह है कि मोदी जी जो कह रहे हैं कि ट्विटर पर बैन करा जाए, क्योंकि इनको पता कि वहां के हालात इंटरनेशनल सतह पर दिखाने शुरू कर दिए गए। वहां लोग वीडियो बना बनाकर अपील कर रहे हैं कि हमें सेव करो, हमारी जिंदगी को सेव करो। ये पप्पू मैनेजमेंट, ये पप्पू प्रधान देश यही नहीं रुकता, ये जुल्म की और इंतहा यहां कर देता कि इन्होंने एक ऐसा कानून भी बनाया कि वहां पर ये किसी भी मुसलमान के घर में घुस जाएंगे, जैसा सेम टू सेम इनका नाजायज बाप इजराइल करता है। बाप तो इजराइल है लेकिन इसको माँ कहते हैं। जहां पर आप देखें कि इजराइल किसी भी फिलिस्तीनी के घर में घुस जाता है, उसका मकान कब्जाता है और उनको जेलों में सड़ा देता है, सेम टू सेम वहां पर भी ये फंडा लागू कर दिया गया। इस पे बिल बना दिया गया है कि कोई भी चड्डीदारी, कोई भी नारंगी जिन वायरस है या कोई भी पप्पू भक्त है, वो किसी भी मुसलमान के घर में लक्षद्वीप में घुस सकता है, उसका मकान कब्जा सकता है, लेकिन वो मकान मालिक, वो मुसलमान बंदा कहीं जाकर शिकायत नहीं कर सकता। या अगर ये मैनेजमेंट चाहे तो उसको बिना FIR के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाही के जाकर तमाम उम्र जेल में सड़ा सकता है। ये भी कानून पारित कर दिया गया है। अंधेर नगरी चौपट राजा, ये सीन चल रहा है कि कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भारत के संविधान का मुसलसल लगातार बलात्कार करा जा रहा है इस पप्पू मैनेजमेंट के द्वारा। इस पप्पू प्रधान देश में हमारे नरेंद्र मोदी जो एक पप्पू हैं, एक जाफरानी पप्पू हैं, उनके द्वारा पप्पू बहुत खुश हो रहे हैं। हाँ भाई, हमें दूसरा कश्मीर मिल जाएगा, हमें दूसरा कश्मीर मिल जाएगा और हमें बड़ी खुशी महसूस होगी जब हम इन मुल्लाओं को काटेंगे, हम इन मुल्लाओं की बेटियों को उठाएंगे, हम इन मुल्लाओं के घरों में जाकर कब्जा करेंगे। तो ये तमाम
तमाम नारंगी वायरस बड़े खुश हैं, इनकी बल्ले बल्ले हो रही है। बात यही नहीं रुकती, आज तक लक्षद्वीप में शराब बैन थी, आज तक लक्षद्वीप में शराब बैन थी, लेकिन ये जाफरानी वायरस वहां जाकर जैसे घुसते हैं, पूरा पप्पू मैनेजमेंट जब वहां जाकर घुसता है तो पूरा का पूरा ये कहते हैं कि भाई हम तो शराब को खोल रहे हैं। तो ये सारे नारंगी पप्पू आ चुके हैं, लाइन में लग चुके हैं और मुसलमान का जेनोसाइड यानी मुसलमानों का नरसंहार करने के लिए इनको एक और जगह मिल गई, क्योंकि कश्मीर में ये लोग इतने निमटा चुके, वहां पर ये मारकाट कर चुके, पूरे कश्मीर को तबाह बर्बाद कर चुके। अब इनका जो नंबर है वो लक्षद्वीप पे इन चीलों की, इन गिद्धों की, इन जाफरानी वायरसों की नजर इस वक्त वहां पर है। आपको पता होगा लक्षद्वीप जाने के लिए एक शर्त थी, अगर आप पैंडेमिक में लक्षद्वीप जाते हैं तो वहां पर आपको 7 दिन पहले क्वारंटाइन होना पड़ता है। लेकिन जब से ये प्रफुल्ल पटेल वहां पर गया, इसने सब चीजें मना कर दी, कोई भी जाफरानी वायरस आए, कोई भी कुछ करे और यहां पर आकर गंद मचाए। इस प्रफुल्ल पटेल के जाते ही वहां पर आज की डेट में 6-7 हजार जो है कोरोना के केस आ चुके हैं। यानी ये कहिए कि वहां पर भी इन्होंने जो मारने का एक गेम था वो शुरू कर दिया है और दुनिया खामोश बैठी है। खामोश इसलिए बैठी है कि मीडिया दिखाना ही नहीं चाहते। यही वजह है कि मोदी जी ट्विटर नाम की चिड़िया की गर्दन मरोड़ने के चक्कर में, क्योंकि ट्विटर से तमाम बातें लीक हो रही हैं, ट्विटर नाम की चिड़िया जो वो उड़ उड़ के पूरी दुनिया में बता रही है कि लक्षद्वीप में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है। अब ये यही वजह है कि ये पप्पू मैनेजमेंट है, पप्पू पूरी की पूरी पप्पू भक्ति और हमारा पप्पू प्रधान देश के जो हमारे मोदी जी हैं वो चिड़िया की गर्दन मरोड़ना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि चिड़िया को मरोड़ दिया जाए और भारत की जो ये जुल्मों की कहानी है, ये जो भारत में हम जुल्म कर रहे हैं, मुसलमान समाज पर हम जुल्म कर रहे हैं, वो दुनिया को पता ना चले। तो ये लक्षद्वीप की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और लक्षद्वीप पे ऐसे ऐसे कानून पारित कर दिए गए, ऐसे ऐसे कानून पारित कर दिए गए कि लक्षद्वीप का जो दूसरा घर था वो केरला था। तमाम इनकी ट्रेडिंग केरला से होती है और क्योंकि पानी का रास्ता है तो केरला इनसे नजदीक पड़ता है। लेकिन अब इसने प्रफुल्ल पटेल ने जो पूरा पप्पू पटेल बन गया है और ये जो नारंगी वायरस बन गया, इसने कहा कि नहीं नहीं, हम आपकी जो ट्रेडिंग है वो केरला से बंद करते हैं, हम जाके कर्नाटक मैंगलोर से करते हैं, वहां पर बहुत लंबा रास्ता पड़ता है। तो बहुत ज्यादा मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए इन्होंने बड़े ड्रामेबाजी कर रखी है कि किसी भी तरह भारत के मुसलमानों को बर्बाद करके हमने हिंदू राष्ट्र बनाना है। किस तरह का हिंदू राष्ट्र होगा वो हम भी नहीं जानते, वो आप भी नहीं जानते, वो मेरे कोई भी मुसलमान भाई नहीं जानता, मेरे नॉन मुस्लिम भाई नहीं जानते, मेरे सरदार भाई नहीं जानते, मेरे दलित भाई नहीं जानते, मेरे ईसाई भाई नहीं जानते, मेरे आदिवासी समाज के भाई नहीं जानते कि आया वो हिंदू राष्ट्र किस तरह का होगा। उस हिंदू राष्ट्र में आखिर ऐसा क्या होगा जिसका ये ख्वाब पप्पू मैनेजमेंट दिखाता है और तमाम पप्पू पाए 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 करके नारंगी वायरस होके पूरे समाज को दूषित और प्रदूषित करके ये तीर त्रिशूल तलवार लेकर निकल पड़ते हैं किसी की भी मॉब लिंचिंग करने। 80,000 मुसलमानों की जिंदगी खतरे में, 80,000 मुसलमानों का जेनोसाइड किसी भी वक्त ये सरकार कर सकती है और करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वहां पर प्रफुल्ल पटेल चला गया है और ये वही प्रफुल्ल पटेल है जिसने गुजरात में चुन चुन के मुसलमानों को मारने में नरेंद्र मोदी जी का पूरा साथ और सहयोग दिया था। तो ये वो नरभक्षी हैं जिनको खून पीने की आदत हो गई, तो इनको खून चाहिए, ये खून के आदी हो गए। बस इनको कोई भी मासूम मजलूम मुसलमान मिलता है ये उस पर चील कौवे गिद्धों की तरह टूट पड़ते हैं और उसको मार देते हैं। बस एक ही नारा देते हैं, जय श्री राम, हम गाय बचाने आए हैं, गाय के लिए मरने को तैयार है। अभी आप देखिए लक्षद्वीप में क्या क्या करेंगे, ये खुद मांस लेकर जाएंगे, ये खुद बीफ लेकर जाएंगे, ये खुद गोश्त लेकर जाएंगे और कहीं कोई मुसलमान नजर आएगा उसको पकड़ा देंगे या खुद भी पकड़ लेंगे और कहेंगे ये लेकर जा रहा था, और उसकी आड़ में ये मासूम मजलूम मुसलमानों को 10-10 साल के लिए जेलों में डालेंगे। ये जेलों में भी डालेंगे, ये 5 लाख का जुर्माना भी करेंगे, ये उनकी प्रॉपर्टियां भी छीनेंगे और वहां पर ये भगवादारी पूरा का पूरा तांडव मचाएंगे। ये तमाम पप्पू भक्ति ये वहां जाके कूदमकादी करेंगे, बंदरों की तरह कूदेंगे और नरभक्षी बन जाएंगे। इतना खूबसूरत वो द्वीप है, इतना खूबसूरत वो आइसलैंड है, मात्र 32 किलोमीटर में उसका एरिया आता है और 80,000 लोग वहां पर रहते हैं। एक जन्नत का मंजर है और उस जन्नत को जहन्नुम बनाने के लिए ये तमाम भक्त
ये तमाम भगवादारी, ये तमाम पप्पू मैनेजमेंट, ये तमाम आरएसएस की गुफाओं की नाजायज औलादे वहां जाकर पहुंच चुकी हैं। तमाम के तमाम वहां पहुंच चुके हैं और आपका दिमाग डाइवर्ट करने के लिए इस वक्त, ताकि आपका दिमाग जो है वो भारत के ऊपर से हटाया जाए, वो भारत के हालात के ऊपर से हटाया जाए। इसीलिए इस वक्त आप देखिए कि वो हरामदेव बाबा का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। हरामदेव बाबा नए नए स्टेटमेंट दे रहा है और हरामदेव बाबा ने आज तो यहाँ तक स्टेटमेंट दे दिया गया कि अगर किसी माँ का बच्चा बीमार होता है तो माँ बाप को पकड़ के जेल में डाल दो कि उनका बच्चा क्यों बीमार हुआ। तो ये 2.25 आंख वाला कानिया, ये नपुंसक, ये बाबा हरामदेव ये इस तरह की स्टेटमेंट दे रहा है तो वो तो तू तो बुढ़ा हो गया, तो सबसे पहला तो तेरे माँ बाप को पकड़ के सड़ाना चाहिए जिन्होंने ऐसा आतंकी, ऐसा कानिया, ऐसा देशद्रोही पैदा करा कि उसके माँ बाप को पकड़ के, बाबा रामदेव के माँ बाप को पकड़ के सबसे पहले गोली मारनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा गद्दार तू है। तू भारत को टारगेट कर रहा है, तू भारत के डॉक्टर्स को टारगेट कर रहा है, तू भारत के IMA को टारगेट कर रहा है, तू भारत की इंसानियत को टारगेट कर रहा है। ये बावला पागल खाने की पैदाइश कह रहा है कि जो लोग जाहिल हैं ऑक्सीजन लगवा रहे हैं, उनकी नाक में 2 सिलेंडर बस ऐसे करें ऑक्सीजन मिल जाएगी। इस पागल के पजामे से पूछो, जब बंदा बीमार होता है क्या उसके अंदर स्टेमिना होता है, इतनी पावर होती है कि वो सांस प्रॉपर ले ले। अबे जाहिल, जो बंदा अपने पैर पर चल रहा होता है लेकिन जब वो बीमार हो जाता है वो अपनी टांगों का इस्तेमाल नहीं कर पाता, चल नहीं पाता, खड़ा नहीं हो पाता, सांस प्रॉपर नहीं ले पाता। और तू जाहिल, इब्ने जाहिल, गुफा की नाजायज औलाद बाबा हरामदेव ये कह रहा कि तुम्हारे नाक में 2 ऑक्सीजन सिलेंडर जो हैं, जाहिलो इनका यूज क्यों नहीं करते? डॉक्टर तुम्हें पागल बनाना, डॉक्टरों को खुल्लम खुल्ला ये गालियां देता नजर आ रहा है। और ये वही शलवारी बाबा है जो कभी अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए चूड़ियां पहनकर, लिपस्टिक लगाकर, शलवार सूट पहनकर, घूंघट काटकर रामलीला मैदान से उस वक्त भागा था जब कुछ पुलिस वालों ने आकर रामलीला मैदान पर इसको कहा था कि तूने जो तांडव लगा रखा है, तूने जो यहाँ पर योग का शिविर लगा रखा है, एक कैंप लगा रखा था इसने योगा का, इसको यहाँ से हटा। तो ये नपुंसक की औलाद, ये कानिया 2.25 आंख वाला बाबा, जब ये नाजायज औलाद थी, इसका कोई बाप नहीं था, इसको खुद नहीं पता था इसका बाप कौन है, तो उस वक्त ये रामलीला मैदान में एक बहन की शलवार सूट पहन के, चूड़ियां पहन के, लिपस्टिक लगा के, घूंघट निकाल के, जनाना चाल में हिरणों की तरह वहां से भागता हुआ फरार होता नजर आया था। और वही बाबा हरामदेव आज आपसे कह रहा है, वीडियो में कह रहा है, किसी के बाप में हिम्मत है तो मेरे पे FIR कर दिखाओ, क्योंकि इसको पता है कि अब इसने अपने 1000 बाप पैदा कर लिए, क्योंकि ये गुफाओं वाला आदमी है, गुफाओं की नाजायज औलाद है। तो तमाम गुफाधारी, इच्छाधारी, अलात्कारी, बलात्कारी बाबा इसके सर पर हाथ रख चुके हैं और उन्होंने कहा कि हाँ, हम सत्ता में और इस हम्माम में हम सब नंगे हैं तो हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। आप देखिए कि इसके कनेक्शन पप्पू मैनेजमेंट से मिलते हैं, इसके कनेक्शन पप्पू प्रधान से मिलते हैं और ये हमेशा मोदी जी के साथ चुम्मियां करता हुआ नजर आता है, कहानियां पूरे नैन मटक्का करता नजर आता है, चोंचे लड़ाता नजर आता है। यानी ये खुद कह रहा है कि मैं जो हूं, मेरे साथ पूरा पप्पू मैनेजमेंट है, मेरे साथ पूरा नारंगी वायरस की बटालियन है जो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो इस जाहिल के स्टेटमेंट देखो, कभी ये डॉक्टर बन जाता, कभी इंजीनियर बन जाता, कभी साइंटिस्ट बन जाता है, नील बटा नील, इसको ये नहीं पता आ के बाद बा आता है या ए के बाद बी आती है, का के बाद खा आता है। ये चोरों की पैदा, ये चोर डकैत, ये वो चोर डकैत है जो अपने घर के गहने चुराकर, अपनी माँ के गहने चुराकर, अपनी बुआओं के गहने चुराकर ये भाग गया था और पहाड़ों पे जाकर ये सुता सूता था, अफीम चढ़ाता, गांजा पीता था। वहां जाके फिर इसने योगा वोगा सीखा और अपना आप को आज ये ऐसा प्रूव करता है कि मानो दुनिया में कोई योगा नाम का चीज ही नहीं था और पूरी दुनिया में योगे को इंट्रोड्यूस करने वाला यही आतंकी 2.25 आंख वाला बाबा हरामदेव है। तो इस तरह के स्टेटमेंट देके पूरे भारत को वर्गलाया जा रहा है, पूरे भारत का दिमाग डाइवर्ट करा जा रहा है। वहीं एक आप देखिए वो खान सर को लगा दिया है जो एक RSS का एजेंट है जिसका नाम अमित सिंह है, वो उधर वो मुसलमानों के खिलाफ पूरी कंपेन चला रहा है, मुसलमानों को गालियां दे रहा है और हमारी बदकिस्मती है कि वो मुसलमान का नाम यूज कर रहा है। दूसरी तरफ आप पप्पू मैनेजमेंट देखिए, आप पप्पू मीडिया देखिए, वो मुसलमानों को भर भर के गालियां दे रही है, वो इन लोगों को दिखा रही है। ये पूरे के पूरे इस वक्त मोदी जी की छवि सही करना चाहते हैं और दिमाग आपका टुकड़ों टुकड़ों में बांटना चाहते हैं ताकि आपका दिमाग कभी हरामदेव की तरफ लग जाए, कभी यूपी में मस्जिद की तरफ लग जाए और आप सरकार से सवाल ना करें कि हॉस्पिटल कहाँ है, दवा कहाँ है, हमारी मेडिसिन कहाँ है, वैक्सीनेशन कहाँ है। उसका ड्रामा आपको
करने के लिए, उस ड्रामे से आपका दिमाग हटाने के लिए, लाशों से आपका दिमाग हटाने के लिए इस वक्त ये जो है पूरे के पूरे स्कैंडल चल रहा है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग चल रही है, मुसलमानों की मस्जिदों को टारगेट करा जा रहा है, उनको शहीद करा जा रहा है। और हमारी बदनसीबी है कि हमारे धर्मगुरु, हमारे जितने भी ये और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले हैं, वो मुंह में दही चिपका कर बैठे, क्योंकि इस काम के लिए उनको तमाम पेटियां सरकार की तरफ से मिलती। ये तमाम के तमाम आरएसएस के साथ शाना बशाना कदम से कदम मिलाकर काम करते हैं। बस हमारी बदनसीबी है कि इन्होंने एक तंजीम बना ली जिसका नाम इन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रख दिया, लेकिन मुसलमानों के लिए ये चवन्नी का काम नहीं करते हैं। तो इस तरह के हालात भारत में चल रहे हैं। भारत की अखंडता को बर्बाद करा जा रहा है, भारत की एकता को बर्बाद करा जा रहा है, भारत में एक गैप पैदा करा जा रहा है, भारत में डर की राजनीति करी जा रही है, भारत में तरह तरह के दंगों के वेरिएंट लाए जा रहे हैं, कभी दलित को मार रहे हैं, कभी किसानों को टारगेट कर रहे हैं। आप देखिए हरियाणा में किस तरह इन्होंने किसानों को मारा, किसानों पर किस तरह लाठी चार्ज करी, और जुल्म की इंतहा यही नहीं रुकती। जब किसानों को मारा, हाथ पैर तोड़े, सर फाड़े, उसके बावजूद खट्टर सरकार ने उल्टा 350 से ज्यादा किसानों को एफआईआर करके जेलों में डालने की मुहिम तेज कर दी है। तो हर समाज के ऊपर ये जुल्म करें, ना ये किसानों को छोड़ना है, ना ये जवानों को छोड़ना है, ना ये मुसलमानों को छोड़ना है, ना ये दलितों को छोड़ना है, ना ये आदिवासी को छोड़ा है। तो छोड़ोगे किसको? सिर्फ पप्पुओं को छोड़ेंगे, नारंगी वायरस को छोड़ेंगे, ताकि पूरे समाज में एक गंदगी फैलाई जा सके। और आपसे जो वादा करा था कि हाँ हम आपको हिंदू राष्ट्र देंगे, उस पर ये नींव रख दें। और फिर क्या है, देखो हिंदू राष्ट्र का मतलब यही है कि भारत में जितनी भी मस्जिद हैं, जितने भी कटमुल्ले मुल्ले हैं, हम उनको पकड़ पकड़ कर मारेंगे। और देखो जो इनकी पूरी की पूरी एक तंजीम बनी हुई है, इनकी जो पूरी एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनी हुई है, वो भी सिंगल वर्ड नहीं बोलेगी, क्योंकि उसको हम खरीद चुके हैं। उनको किसी को हमने पेट्रोल पंप दे दिए, किसी को हमने प्रॉपर्टी दे दी, किसी को हमने ये टिकट दे दिया, तू एमपी बन जा, तू एमएलए बन जा, तू काउंसलर बन जा। तो वो लालची लोग कोई भी आवाज नहीं उठाते हैं। तो यही वजह है कि आज आपका समाज, हमारा समाज, हिंदू समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज, किसान लोग, जवान लोग, तमाम के तमाम भारत में बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, पूरा का पूरा का डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं लगातार आपसे यही कहती हूं कि ये भारत हमारा है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। ये हमारा भारत है, ये आपका भारत है, ये दलितों का भारत है, ये सरदारों का भारत है, ये आदिवासियों का भारत है, ये ईसाइयों का भारत है, ये तमाम लोगों का भारत है। और भारत मेरा एक गुलदस्ते की मानंद है, ये पूरा गुलिस्तान की तरह है, ये एक फूलों का गुलिस्ता की तरह है। और यहाँ पर 1 बाय 1 करके फूलों को मसला जा रहा है, फूलों को टारगेट करा जा रहा है, हर समाज को हल्के हल्के टारगेट करा जा रहा है, ताकि ये सरकार फिर दोबारा दादागिरी से सत्ता में आ जाए, ये फिर आप पर इसी तरह जुल्म करते रहे। पूरा भारत इन्होंने बेच डाला, भारत के पास कुछ नहीं बचा, हमें इन्होंने इतना पीछे कर दिया कि 100 साल भी अगर हम मेहनत करेंगे तो हम सन 2014 से पहले वाला भारत नहीं ला सकते। करोड़ों जॉब खत्म कर दी, मेट्रो बेच दिया, रेलवे बेच दिया, LIC बेच दिया, बैंक बेच दिया, एजुकेशन बेच दी, और तमाम जितने भी इनके व्यापारी थे जिनको इन्होंने लोन दिया था, भारत के 70 साल के इतिहास में 80% इन्होंने पूंजीपतियों का लोन माफ कर दिया। ये भी एक इतिहास लिखा जाएगा कि जिस देश में किसानों का 100 रुपए माफ नहीं होता, वहां पूंजीपतियों का 80% लोन कर्ज माफ कर दिया गया, बैंकों को कंगाल कर दिया गया और आपको बर्बाद कर दिया गया। और उसके बावजूद भी पप्पू भक्ति में कमी नहीं आ रही। तमाम लोग कह रहे हैं नहीं भाई हमारा जो प्रधान है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो पप्पू है, वो वाकई पप्पू है, पप्पू प्रधान बन चुका है, पप्पू भक्ति शुरू हो गई है, पप्पू मैनेजमेंट लगा दिया है, पूरा पप्पू मीडिया भी तैयार है, पप्पू प्रिंट मीडिया भी तैयार है, और पप्पू प्रिंट मीडिया भी मोदी जी की छवि सही करने के लिए अरबों खरबों के एडवर्टाइजमेंट दे रहा है। पब्लिक के लिए चवन्नी नहीं है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट के लिए, पप्पू मैनेजमेंट के लिए, पप्पू प्रधान की छवि साफ करने के लिए ये तमाम जाफरानी वायरस एक बार फिर समाज में आकर गंदगी मचा रहे हैं। न्यूज़पेपर में कल की हेडिंग थी जिसमें कहा गया था, जनसत्ता ये कि भाई भारत जो है वो अमेरिका के बाद दूसरा बड़ा देश बना जहां 20 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दी गई।
तमाम लोगों को पीछे कर दिया, ऑस्ट्रेलिया को पीछे कर दिया, ब्रिटेन को पीछे कर दिया, बहुत सारे मुल्कों को पीछे कर दिया। ये इतनी बड़ी साजिश है जो आपको समझनी होगी। भारत की जो आबादी है वो मात्र जो है 140 करोड़ है। 140 करोड़ में मात्र 20 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दी गई। अमेरिका में 33 करोड़ आबादी है और वहां 29 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया। यूएई की जो ब्रिटेन की आबादी है वो भी 6.5 करोड़ के करीब है, तो वहां पर भी अच्छे खासे लोगों को कर दिया गया। लेकिन ये इतने चालाक है, ये वैक्सीनेशन का डेटा ले रहा है कि 20 करोड़ लोगों को दी गई, 20 करोड़ वैक्सीनेशन लगा दी गई, लेकिन ये नहीं बता रहे कि भारत की टोटल आबादी 140 करोड़ है और 140 करोड़ पर अगर डिवाइड करा जाए कोरोना वैक्सीन को तो मात्र 4% लोगों को भारत में वैक्सीनेशन दी गई। और ये पूरा का पूरा पप्पू प्रिंट मीडिया मोदी को हीरो बनाकर, पप्पू को हीरो बनाकर जाफरानी ये वायरस जो है गंद मचा रहे हैं, आपके दिमागों से खेल रहे हैं, आपके दिमागों में एक इस तरह का अच्छा वो दिखा रहे हैं कि देखो भारत कितना अच्छा है, मोदी सरकार ने आपके लिए क्या क्या नहीं करा, आपको वैक्सीनेशन दिया। दुनिया में दूसरे नंबर पे भारत वैक्सीनेशन में खड़ा हुआ है, जबकि बिल्कुल झूठ लिखा हुआ है। भारत में 20 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दी गई है जो मात्र 4% है। तमाम दुनिया में कहीं 70% लोगों के लग गई, कहीं 80% लोगों के लग गए, कहीं 90% लोगों के लग गए। तो ये प्रिंट मीडिया, ये पप्पू प्रिंट मीडिया आपके इमोशन से खेल रहा है, आपसे खेल रहा है, आपको बेवकूफ़ बना रहा है। इस बार फिर मोदी जी की छवि को सुधारा जा रहा है। पूरा मोदी मैनेजमेंट तैयार है, पप्पू मैनेजमेंट तैयार है, पप्पू प्रिंट मीडिया तैयार है। और ये जाफरानी जितने भी वायरस हैं ये तो कूदम कादी मचा ही रहे हैं कि ये फिर गाय के नाम पर, गोबर के नाम पर, तीर के नाम पर, त्रिशूल के नाम पर मुसलमानों को मार रहे हैं। बेचारा एक आरएसएस का भक्त आ गया, बेचारा एक पप्पू आ गया, एक जाफरानी पप्पू आ गया, एक भगवा पप्पू आ गया, बोला यू हैव डिफेंड ऑल मुस्लिम रूड वुमेन। लाई, तुझे इंग्लिश आती है भाई? पप्पू को इंग्लिश आती है? ओए तेरे की पप्पू को इंग्लिश आती है, पप्पू को इंग्लिश आती है, पप्पू को इंग्लिश आती है। बेचारा पप्पू, बेचारा बेरोजगार पप्पू, जब इसने कहा मोदी जी में बेरोजगार हो गया तो मोदी मैनेजमेंट ने कहा तू पप्पू बन जा, तू जाफरानी वायरस बन जा, तू नारंगी वायरस बन जा, 2-2 रुपए पर कमेंट कर, हम तुझे 2 रुपए पर कमेंट देंगे। जहां तू किसी मुसलमान को देख, जहां तू किसी सरदार को देख, जहां तू किसी दलित को देख, वहां जाके जय श्री राम के नारे लगा दे, 2-4 गालियां दे दे, 2-4 धमकियां दे दे। इस तरह के 20-25 मैसेज करेगा तो तेरे दिन भर में को 100-200 सीधे हो जाएंगे। एक पोस्ट पर 4-5 SMS मार दे। तो ये जितने बेचारे पप्पू हैं, पप्पू भक्त हैं, वो मेरी पोस्ट पर सबसे ज्यादा आते हैं, मुझे गालियां देते हैं और मुझसे ये कमाई करते हैं। तो ये आपको इस तरह भड़का रहे हैं, ये आपको इस तरह डरा रहे हैं। इन लोगों पर सबसे पहले हरेसमेंट का मुकदमा करिए। आप उसमें फेसबुक पर जाइए, आप वहां पर एक कंप्लेन का लिखा हुआ था, बुलिंग एंड हरेसमेंट, पहले उसको क्लिक करिए। उसके बाद ऑप्शन खुलकर आते हैं, फिर ब्लॉक का ऑप्शन लिखकर आता है, तो आप इनको इस तरह ब्लॉक करेंगे और 100 लोग अगर इनको ब्लॉक करेंगे तो इनकी आईडी को जनाजा निकल जाएगा, इनकी भक्ति जमीन के अंदर घुस जाएगी। ये फिर दोबारा नया प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे फेसबुक का, जहां से ये नफरतें फैलाएंगे। तो इन जितने भी ये नारंगी गुंडे हैं, जितने भी नारंगी नाली के कीड़े हैं, जितने ये मूत्रो कोला पीने वाले हैं, जितने भी ये गोबर पान करने वाले हैं, इनको सबक सिखाने का वक्त आ गया। और सबक सिखाने के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। ना आपको हिंदू बनना पड़ेगा, ना आपको मुसलमान बनना पड़ेगा, ना आपको दलित बनना पड़ेगा, ना आपको ईसाई बनना पड़ेगा। आपको भारतीय बन के एकजुट होकर इनको मजे चखाने होंगे और इनको बताना होगा कि ये भारत हमारा है, यहाँ पर हमने कुर्बानियां दी, इस भारत को, इस गुलदस्ते को हम हमारी भूल कमल का फूल नहीं बनने देंगे, हम इसको गुलिस्तान बनाकर छोड़ेंगे। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मेरा लाइव अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा शेयर करिए। और रात को फिर किसी हॉस्पिटल के बाहर या कहीं आपसे मुलाकात होगी, अगर ज़िंदगी रही तो फिर वहाँ मिलूंगी मैं आपको, कहीं ना कहीं कुछ बांटती हुई किसी ना किसी हॉस्पिटल के बाहर मैं आपको इंसानियत बचाती हुई नज़र आऊँगी। और आप तमाम लोगों से भी कहती हूँ कि सेव इंसानियत, सेव कॉन्स्टिट्यूशन। आप इंसानियत को बचाइए, आप संविधान को बचाइए, आप भारत को बचाइए। आप तमाम लोगों के साथ
बने रहिए। बेशक किसी का हाथ मत पकड़िए, लेकिन आप किसी का साथ भी मत छोड़िए। आपको लोगों को एक दूसरे की साथ की ज़रूरत है, एक बॉन्डिंग की ज़रूरत है, एक यूनिटी की ज़रूरत है, एक भाईचारे की ज़रूरत है। तो प्लीज़ उस भाईचारे को कायम रखिए। पैनिक बिल्कुल भी मत होइए। बहुत मोहब्बत से, बहुत खुलूस से आप इन लोगों को उसी तरह से ट्रैकल करिए जिस तरह ये पप्पू ट्रैकल होते हैं। ये जितने भी नारंगी पप्पू हैं, इनकी भक्ति को ज़मीन में धंसा कर आइए और कहिए, ना हमें पप्पू मैनेजमेंट चाहिए, ना हमें पप्पू प्रधान चाहिए, ना हमें पप्पू भक्ति चाहिए, हमें भारत चाहिए। क्योंकि भारत एक गुलदस्ते का नाम है। यहाँ पर हमें इंसानों की सरकारें चाहिए, हमें बंदरों की सरकार नहीं चाहिए। जैसे यूपी में बंदर कूदता रहता है, आपने देखा होगा, वो भगवाधारी बंदर जो कभी इस डाल पे कूदता है, कभी उस डाल पे कूदता है, शक्ल भी ऐसी, वानर सेना से मुकदमा जीते हुए। तो हमें ये झाइल झुट्टों की फौज नहीं चाहिए कि कोई कानिया बाबा, कोई मूत्रो कोला वाला, कोई तुत्रो कोलो वाला, कोई गुफा से उठकर आया, कोई अलात्कारी, कोई बलात्कारी। हमें सिविलाइज लोग चाहिए, हमें सिविलाइज नेता चाहिए। अगर वाकई हमें भारत को डिजिटलाइज करना है, डिजिटल बनाना है, तो हमें अपने नेता भी बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड ऐसे चुनने होंगे जो हमें समझे, हमारे संविधान को समझे, हमारे राइट्स को समझे, हमारी बेसिक नीड को समझे और हमारे टैक्स का सही उपयोग करें। तो हम लोगों को ऐसे नेताओं को बनाना चाहिए और ऐसे नेता को पैदा करना चाहिए। और मैं लगातार आपसे ये भी कहती हूँ कि मैं एमन रिजवी कोई नेता, अभिनेता, किसी एनजीओ से भी नहीं हूँ। हाँ, मैंने अपनी एनजीओ आप लोगों के कहने पर रजिस्टर करने दे रखी है, क्योंकि दिल्ली में लॉकडाउन है। तो कम से कम 50 दिन बाद मेरे पे होल्ड आएगा और मेरी एनजीओ का नाम सेव इंसानियत है। सॉरी, मेरी एनजीओ का नाम नहीं, हमारी और आपकी एनजीओ का नाम सेव इंसानियत है, जहां पर जिसके साथ मैं आपके साथ जुड़कर पूरी इंसानियत को बचाने का काम करूंगी। बेशक मेरी जिंदगी कुर्बान हो जाती है, बेशक ये लोग मुझे मार दें, या बेशक मुझे कत्ल कर दे, या बेशक मेरी मॉब लिंचिंग कर लें, मुझे मंजूर है। अगर भारत को बचाने में मेरी जान भी जाती है तो मैं हंसते हंसते ये जान भी देने को तैयार हूँ, ये कुर्बानी भी देने को तैयार हूँ। लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं इंसानियत के लिए मरते दम तक काम करती रहूँगी, मरते दम तक आपको जगाती रहूँगी, मरते दम तक इंसानियत को बचाती रहूँगी। और आपसे भी यही कहूँगी कि आप भी यही काम करें। हज़ारों धमकियाँ हैं, हज़ारों कॉल्स हैं, हज़ारों गंदे गंदे SMS हैं, कभी इंस्टा पे आते हैं, कभी मैसेंजर पर आते हैं, कभी पेज पर आते हैं, कभी व्हाट्सएप पर आते हैं, और लगातार मुझे ये लोग मारने की धमकियाँ देते हैं और कहते हैं जय RSS, जय श्री राम, हम तुझे तेरे घर में घुस के मारेंगे, हम तुझे रास्ते में मारेंगे। लेकिन उसके बावजूद मैं नहीं डरती, क्योंकि मैं लगातार ये भी कहती हूँ कि मैं सुप्रीम खुदा से डरती हूँ। मैं इन दलालों से, इनसे नहीं डरती, इन ज़मीनी गन से नहीं डरती, मैं इन ज़मीनी खुदाओं से नहीं डरती, मैं इन नारंगी वायरसों से नहीं डरती जो गुफाओं की भी नाजायज़ औलादें। ये गुफाओं का वो फंगस है जो नारंगी फंगस कहलाता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मेरा लाइव अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा शेयर करिए। मेरा पेज है, इसको फॉलो करिए, इसको लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर करके मेरी आवाज़ को दूर दूर तक पहुँचाइए। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह रात में कहीं किसी हॉस्पिटल के बाहर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सतरंगा सलाम, अल्लाह हाफिज़।